कैपेसिटर में अब पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 6 और आर्टिकल नंबर 6 में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए कैपेसिटर में आर्टिकल 6 फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखिए तो आर्टिकल 6 का ए पार्ट हम देख रहे हैं एरिया डिवीजन मेथड। एरिया डिवीजन मेथड क्या है? ये हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अगर ये एयर फिल्ड है तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? सी नोट, या कह सकते हैं वैक्यूमनेस है इसके अंदर, तो इसका जो कैपेसिटेंस है सी नोट वो कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जहाँ ए क्या है फेसिंग एरिया और डी क्या है दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन। अगर इसमें हम कंप्लीट क्या कर दें, एक सिमेट्रिकल मीडियम फिल कर दें जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, तो फिर एप्सिलॉन कैपेसिटेंस कितना हो जाता है? के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। मगर हमने इसमें क्या करा है, दो टाइप के मीडियम फिल करे हैं जिनका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2 है। और कैसे फिल किया है कि इसमें क्या करा है कि जो एक मीडियम और सेकंड मीडियम दोनों क्या करते हैं, इस टाइप से फिल किए गए हैं कि ये क्या करते हैं, इस प्लेट के एरिया को हाफ हाफ कर देते हैं। ये अगर एरिया कंप्लीट ए था तो इसका ये कंप्लीट एरिया ए था तो ये कितना हो जाएगा? ए हाफ, और ये क्या हो जाएगा कह सकते हैं A/2 ये और A/2 ये। तो हमने इस तरीके से मीडियम को फिल करा है कि उस क्या कर देते हैं, एरिया को प्लेटों के एरिया को हाफ हाफ क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा कह सकते हैं हाफ हाफ एरिया को क्या कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं। मतलब ये फर्स्ट मीडियम और ये सेकंड मीडियम, तो क्या होगा, दो कैपेसिटर बन जाएंगे। या कह सकते हैं दोनों मीडियम को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो क्या करती है, वो पैरेलल, वो प्लेट के क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो उस केस में क्या आएगा, उस केस में ये क्या होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाएंगे। कैसे? एक कैपेसिटर ये बन जाएगा और एक कैपेसिटर ये बन जाएगा, और दोनों कैपेसिटर क्या होंगे, इस कैपेसिटर भी इन दो पॉइंटों के बीच में ज्वाइन होगा और ये कैपेसिटर भी इन दो पॉइंटों के बीच में ज्वाइन होगा। अगर ऑल कैपेसिटर दो पॉइंटों के बीच में ज्वाइन है तो उसे क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से दो कैपेसिटर जनरेट हो जाएंगे, इसको मैं बोल दूंगा C1, इसको मैं बोल दूंगा C2, और इनका जो अरेंजमेंट होगा किस टाइप का, एक C1 और एक C2, और दोनों कैपेसिटर अब कैसे हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसका C1 निकालेंगे और C2 निकालेंगे और दोनों का क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट। तो एक नया कैपेसिटर ये जनरेट हो गया। तो हमारे पास एक कैपेसिटर था, इससे हमने क्या कर दिया, दो मीडियम फिल कर दिए हैं। तो कितने कैपेसिटर बन गए, दो, C1 और C2, और दोनों को मीडियम को इस टाइप से फिल किया है कि एरिया को क्या करते हैं, हाफ डिवाइड करते हैं, और एरिया को डिवाइड करेंगे तो किस में आएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जो नए दो कैपेसिटर बनेंगे वो किस में आएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और इनका रिजल्टेंट हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करें, तो अगर इसमें फर्स्ट मेथड की बात करें तो देखिए, तो मेथड हम क्या किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट कैलकुलेट कैपेसिटी ऑफ ईच पार्ट सेपरेटेड एंड देन रिजल्टेंट। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास मीडियम के फिल करने से, दो अलग डिफरेंट मीडियम के फिल करने से क्या हो गया, इसमें दो कैपेसिटर जनरेट हो गए। तो अलग अलग जो दो डिफरेंट कैपेसिटर जनरेट हुए हैं उन हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट। तो C1 कैलकुलेट कर लेंगे और C2। C1 क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A1 K1 अपॉन डी। यही तो होता है किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। अगर मीडियम होगा तो साथ में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो क्या होगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन डी। ऐसे C2 हो जाएगा कितना, एप्सिलॉन नॉट A2 K2 अपॉन डी। के को बाद में लिखिए, पहले लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलिए अब क्या करेंगे, ये C1 और C2 का, ये C1 और C2 क्या होंगे, पैरेलल में आएंगे। अगर क्या है, मीडियम इस टाइप से फिल किया गया है कि वो एरिया को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एरिया को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब जो दो नए कैपेसिटर जनरेट होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। चलिए तो अब क्या करेंगे, C1 C2 निकाल लिया। अब क्या करेंगे, C1 एंड C2 आर इन द पैरेलल। ये C1 C2 पैरेलल में है, तो इनका जो रिजल्टेंट है, जो इक्विवेलेंट होगा, वो क्या होगा, C1 प्लस C2 से मिल जाएगा। दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में हो तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो हम नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो C1 प्लस C2। C1 कितना था, अगर C1 की बात करें तो कितना था, K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन डी, और ये क्या था, C2 एप्सिलॉन नॉट K2 A2 अपॉन डी। सेपरेशन दोनों में सेम रहा, बस एरिया चेंज होगा, सेपरेशन तो दोनों ही कैपेसिटर में क्या रहेगा, सेम। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या करें, एप्सिलॉन नॉट डी। एप्सिलॉन नॉट डी अगर हम क्या ले लें, कॉमन, तो एप्सिलॉन नॉट डी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा A1 K1, यहाँ बचेगा A2 K2। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए अब जो A1 और A2 थे वो दोनों इक्वल थे, और कितने थे, A/2। हमने मीडियम इस तरीके से भरा था कि जो प्लेटों का एरिया है वो क्या कर रहा था, बाइसेक्ट कर रहा था उनको। तो A1 और A2 इक्वल होंगे, और कितने होंगे, A/2। तो बस इस वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट डी तो हमने कॉमन ले लिया था, यहाँ था A1 K1 प्लस A2 K2। A1 की जगह होगा A/2 और A2 की जगह भी क्या होगा, A/2। वहाँ से हम क्या कर लेंगे, A कॉमन ले लेंगे। A कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा K1/2 प्लस K2/2, या कह सकते हैं K1 प्लस K2/2।
और ये क्या हो गया, ये हो गया इक्विवेलेंट, ये पूरा क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और ये क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी नेट होगा वो क्या होगा, इसे मैं क्या कह सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को सी नॉट। ठीक है, इसे क्या बोल सकते हैं, सी नॉट, और इनटू ये क्या कहलाएगा, के इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे जो के इक्विवेलेंट अगर कंपेयर करें तो के इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो गया, k1 प्लस k2 बाई 2, मतलब अर्थमेटिक मीन। ठीक है, k1 और k2 दो हमने मीडियम भरे थे, तो इनका जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, k1 प्लस k2 बाई 2, और ये क्या होता है, इफ ये क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा। तो यहाँ पे जो के इक्विवेलेंट आ गया, जो के इक्विवेलेंट आ गया वो क्या कहलाएगा, इसे के इक्विवेलेंट को बोलेंगे कैसे, के ई को बोलेंगे इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जो किसके इक्वल आ गया, k1 प्लस k2 बाई 2 के। और ये क्या है, अगर हम बात करें जो रिजल्टेंट वैल्यू है, रिजल्ट जो आ रहा है, रिजल्टेंट जो वैल्यू है वो किस तरह की आ रही, तो अर्थमेटिक मीन आ रहा है, किसका, अर्थमेटिक मीन ऑफ k1 एंड k2 का। तो ध्यान दीजिए, अगर हम क्या करेंगे, किसी भी कैपेसिटर में दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अगर दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होंगे, अगर दो डिफरेंट मीडियम इस तरीके से फिल करें कि वो क्या करें, वो एरिया को, प्लेटों के एरिया को क्या करें, डिवाइड करें, सेपरेट करें, तो उस केस में क्या होगा, दो जो नए कैपेसिटर जनरेट होंगे वो क्या, वो आएंगे किसमें, पैरेलल में, और पैरेलल में आएंगे तो वहाँ पे जो इक्विवेलेंट कांस्टेंट आएगा वो किससे आएगा, k1 और k2 के अर्थमेटिक मीन से निकल कर आ जाएगा इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर, तो डायरेक्ट हम लगा सकते हैं इसे कि जो नेट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, सी नॉट इंटू के, और के क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा किसका, k1 k2 बाई 2 का। चलिए नेक्स्ट बात करें, अगर हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल, इसमें सिक्स आर्टिकल का बी पॉइंट में हमने क्या करा है, अब के हमने इसको क्या किया है, देखिए ये हमारे पास कैपेसिटर था, इसका कैपेसिटेंस सी नॉट कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जहाँ पे प्लेटों का एरिया ए था और दोनों प्लेटों के बीच में सेपरेशन कितना था, डी। अब हमने दो डिफरेंट मीडियम भरे हैं जिनका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट k1 और k2 है, मगर वो इस टाइप से आपका मीडियम इस टाइप से फिल करा है कि मीडियम को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो प्लेटों के पैरेलल है। उस केस में क्या थी, प्लेटों के परपेंडिकुलर थी, और पैरेलल आ गई तो अब एक कैपेसिटर ये बनेगा और एक कैपेसिटर ये बनेगा, और दोनों कैपेसिटर किस में हो जाएंगे, एक लाइन में हो जाएंगे, या कह सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, अब के एरिया तो वही रहेगा, मगर सेपरेशन, इस वाले कैपेसिटर के लिए सेपरेशन कितना हो जाएगा, d/2, और इस वाले सेपरेशन के लिए भी क्या हो जाएगा, d/2। अब के डिस्टेंस डिवाइड हो जाएगी, डिस्टेंस हाफ हो जाएगी, एरिया सेम रहेगा। पहले केस में एरिया क्या हो गया था, हाफ, और डिस्टेंस सेम रही थी यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है, चलिए तो इसमें दो कैपेसिटर बन जाएंगे C1 और C2, और दोनों किसमें होंगे, सीरीज में। तो हम क्या करेंगे, C1 निकालेंगे, C2 निकालेंगे, फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे और इक्विवेलेंट से आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें C1 की, तो अगर मैं C1 निकालूं तो C1 क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए आपका सेम रहेगा तो इसलिए ए लिख रहे हैं, k1 अपॉन d1, तो एक तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया k1 और एक डिस्टेंस चेंज हो जाएगी d1, इस वाले केस के लिए d1 और इस वाले केस के लिए कितनी हो जाएगी d2, और d1 d2 इक्वल हो जाएगी कितनी, हाफ, अगर ये क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है पूरे डिस्टेंस को। चलिए तो C1 इक्वल हो गया k1 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d1, और C2 क्या हो जाएगा, k2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d2। कौन कौन चेंज हो रहे हैं, d चेंज हो रहे हैं, आपके एरिया सेम है। देखिए Therefore C1 एंड C2 आर इन द सीरीज। अब ये दोनों क्या है, अगर बात करें C1 C2 की तो वो किस में है, सीरीज में है। तो Therefore C1 एंड C2 आर इन सीरीज, तो इसका जो नेट इक्विवेलेंट होगा तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल होगा 1/C1 प्लस 1/C2, या क्या कैसे निकल सकता है, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, वो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन से इस टाइप से निकलेगा। देखिए एक और बात मैं आपको बता दूं, फिलहाल अगर उसने बता दिया है कि जो मीडियम है वो किस तरीके से भरा जा रहा है, कि मीडियम एरिया को बाइसेक्ट कर रहा है या डिस्टेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ठीक है। अगर वो कुछ भी ना कहे तो आप क्या फिर किस टाइप से मीडियम को फिल मानेंगे, कि मीडियम किस तरीके से भरा गया होगा, कि डिस्टेंस को क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। तो इफ़ नथिंग इज गिवन अबाउट द डिवीजन देन एज्यूमिंग डिस्टेंस डिवीजन, अगर मीडियम के बारे में नहीं बता रखा कि मीडियम किस बात को डिवाइड कर रहा है, कि एरिया को डिवाइड कर रहा है कि डिस्टेंस को, तो फिर आप क्या मानेंगे, डिस्टेंस को डिवीजन मानेंगे। चलिए खैर फिलहाल हम बात कर रहे थे सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो जो नेट इक्विवेलेंट था वो क्या था, 1/C1 प्लस 1/C2। C1 की वैल्यू कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट a k1 अपॉन डी, और वो अपॉन डी कहाँ पहुँच गया, ऊपर। सेम कहानी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट a k2 और अपॉन में d2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। इन दोनों का जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आ रही है, देखिए ये अपॉन में करेंगे क्योंकि सी नेट है, इसको अपॉन में करेंगे तो ये सब कुछ अपॉन में हो जाएगा, इसका सोल्व करिए और फिर इसको अपॉन में करेंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट निकल कर आ रहा है कितना, ये आ रहा है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में क्या आएगा, d1 अपॉन k1 प्लस d2 अपॉन k2।
इसको भी अगर आप क्या करें, सोल्व करें, तो सोल्व क्या करेंगे, इफ़ D1 और D2 अगर कितना हो, अगर D1 और D2 इक्वल हो और कितने हो dy2, अगर D1 और D2 इक्वल हो और कितने हो dy2, तो आप इधर लगा दीजिएगा। तो D1 और D2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, d/2, तो ये क्या हो जाएगा, d/2k1, ये हो जाएगा d/2k2। चलिए तो देखिए, तो इस समय क्या होगा, तो यहाँ से d ये हो जाएगा d1 की जगह d/2, d2 की जगह d/2, तो हो जाएगा d/2k1, d/2k2। यहाँ से d हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, d बाहर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1/2k1 प्लस 1/2k2। और एप्सिलॉन नॉट a/d, इस पोर्शन को क्या बोल देंगे, इस पोर्शन को क्या बोल सकते हैं, c0। खैर चलिए बोल देंगे अभी। अब इसको सोल्व करिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2k1k2, एलसीएम हो गया 2k1k2, तो ऊपर क्या होगा, यहाँ जाएगा k1, यहाँ जाएगा k2, और जो अपॉन में एलसीएम लिया था वो कहाँ पहुँच जाएगा, सबसे ऊपर, तो 2k1k2 अपॉन k1 प्लस k2, और ये क्या कहलाएगा, इसे क्या बोल सकते हैं, c0। तो देखिए अगर हम बात करें सी नेट की, तो सी नेट क्या हो जाएगा, सी नेट की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, देखिए अगर सी नेट की हम बात करें इसमें, तो क्या आ गया, अगर ये कंपेयर करें तो देखिए, तो ये क्या हो गया, सी नेट इक्वल होगा c0 इंटू के क्लोन, और जो के क्लोन है कंपेयर करिए इसमें, तो ये तो हो गया c0, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, के इफेक्टिव, या कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इक्लोन, या कह सकते हैं इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के इफेक्टिव। तो के इफेक्टिव इसमें क्या आ गया, 2k1k2 अपॉन k1 प्लस k2, और ये क्या है, हार्मोनिक मीन है। तो ध्यान दीजिए कि जो नेट इफेक्टिव है इसमें जो के इफेक्ट के ई क्या हो गया, इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और वो किसके इक्वल आ रहा है, 2k1k2 अपॉन k1 प्लस k2, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हार्मोनिक मीन किसका, हार्मोनिक मीन ऑफ k1 एंड k2 का। तो अगर हम क्या करते हैं, मीडियम इस तरीके से फिल करते हैं कि वो क्या हो जाए, मीडियम इस तरीके से फिल करें कि जो दो कैपेसिटर बने वो पैरेलल में है, और पैरेलल में है तो उस केस में जो इफेक्टिव के आएगा वो किस आएगा, k1 और k2 के अर्थमेटिक मीन से, मतलब k1 प्लस k2/2। और अगर मीडियम इस तरीके से फिल करें कि जो दो डिफरेंट कैपेसिटर बने हैं अब वो किस में आ जाए, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो उस केस में जो के इफेक्टिव आएगा वो किससे आएगा, k1 k2 के हार्मोनिक मीन से, और अर्थमेटिक मीन होता है k1 प्लस k2/2, और हार्मोनिक मीन होता है 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। क्लियर हो गई बात, तो ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए एक प्रॉब्लम समझिए, क्या कह रहा है ये कह रहा है 3 कैपेसिटर्स ऑफ सेम एरिया एंड डिस्टेंस आर गिवन इन फिगर, अरेंज द कैपेसिटी ऑफ दीज 3 कैपेसिटर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। वो कह रहा है कि आपको 3 कैपेसिटर दिए गए हैं, तीनों कैपेसिटर का एरिया सेम है, डिस्टेंस, प्लेटों का एरिया सेम, प्लेटों के बीच में सेपरेशन सेम, तो क्या करना है, और ये क्या बताना है, इनके कैपेसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। क्या है डायग्राम, वो जरा देखिए। देखिए जी, ये 3 कैपेसिटर हमें दे रखे हैं, एक कैपेसिटर ये है जिसमें एक वैक्यूमनेस है, एक कैपेसिटर ये है जिसमें हाफ पार्ट में क्या है के, और हाफ पार्ट में क्या है, एयर है, ठीक है, इसमें कंप्लीट में एयर हो गई, इसमें हाफ पार्ट में एयर और हाफ पार्ट में क्या है, के, इसमें भी हाफ पार्ट में एयर और हाफ पार्ट में के, मगर ये इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि क्या कर रहा है, एरिया को डिवाइड कर रहा है, और एरिया को डिवाइड कर रहा है तो ये किस में हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मतलब a/2 और a/2, तो दो कैपेसिटर बनेंगे, एक ये और एक ये, और दोनों कैपेसिटर क्या होंगे, अप डाउन होंगे, तो क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये इस तरीके से मीडियम इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि इसमें क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, एरिया डिवाइड नहीं हो रहा, और डिस्टेंस डिवाइड हो रही है तो क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एक कैपेसिटेंस ये बन जाएगा और एक कैपेसिटेंस ये बन जाएगा, तो डिस्टेंस d/2 ये, मतलब अगर ये टोटल डिस्टेंस दी है तो। चलिए अभी कह रहा है इसका पूरे का कैपेसिटेंस C1, इसका पूरे का C2, इसका पूरे का C3। ध्यान दीजिए जब भी हम कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखेंगे तो कैपेसिटेंस तो बढ़ जाएगा, तो इससे ज़्यादा तो कैपेसिटेंस इन दोनों का होगा। इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा वो अगर हम बात करें तो इन दोनों में क्या होगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस घट जाता है, और जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। अगर हमें कैपेसिटेंस बढ़ाना हो तो आप क्या करें, पैरेलल डिफरेंट हम अगर हमारे पास एक हाई कैपेसिटी का कैपेसिटेंस बनाना है तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास गिवन कैपेसिटर है उनको किस में कर दीजिए, उसमें आप पैरेलल में जोड़ दीजिए। तो पैरेलल में जोड़ने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है क्योंकि C1 प्लस C2 प्लस C3 आता है, और अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है वो सीरीज में कम आता है और पैरेलल में बढ़ जाएगा। तो पैरेलल, इस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगी, और पैरेलल कॉम्बिनेशन बढ़ जाएगी तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, मतलब जितनी उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा आएगा, और इसमें जितनी उम्मीद करते हैं उससे कम आएगा। तो ध्यान दीजिए इससे ज़्यादा तो उसमें होगा जिसमें मीडियम रखा गया है,
मगर इन दोनों में ज़्यादा किसका होगा जहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगी, और सीरीज कॉम्बिनेशन में कम। तो सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा C2 में, उसके बाद आएगा C3 में, और सबसे कम किस में आएगा C1 में। तो रिजल्ट तो डायरेक्ट ये हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा C2 जहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और उसके बाद क्या आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन वाला C3, और लास्ट में कौन आ गया वैक्यूम वाला C1। क्लियर होगी बात। बाकी अगर आप रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। इसका डायरेक्ट इसका कैपेसिटेंस तो क्या होगा, C1 की वैल्यू देखें तो कितना होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर हम इसकी बात देखें तो ये क्या होंगे पैरेलल में, और पैरेलल में होंगे तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट कांस्टेंट आएगा K1 और K2 का वो क्या आएगा अर्थमेटिक मीन, और अर्थमेटिक मीन किससे आएगा, एयर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 1 और इसका कितना है K, तो 1 और K का अर्थमेटिक मीन कितना होगा K प्लस 1/2, यही तो होगा K1 प्लस K2/2, और K2 है कितना 1, तो K1 प्लस 1/2। इस केस में क्या आएगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसमें क्या आएगा हार्मोनिक मीन, तो कितना होगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, तो 2K1 तो हो गया K, और K2 कितना हो गया 1, और अपॉन में क्या होगा K1 प्लस K2 मतलब K प्लस 1। तो इसका रिजल्टेंट नेट कैपेसिटेंस ये आएगा। और इनमें आपस में कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन वाला, और सबसे लास्ट आएगा कौन वैक्यूम वाला। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये देखिए, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कंपटीशन में तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। कैसे, आप देखिए ये कह रहा है हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसका प्लेटों का एरिया कितना है A और सेपरेशन कितना है D। अब इसके अंदर हमने 3 डिफरेंट मीडियम फिल कर दिए जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3 है। तो यह K1 ये K2 ये K3, और किस टाइप से फिल करा कि K1 और K2 को इस टाइप से फिल करा जो क्या कर रहा है इसकी एक तो क्या कर रहा है, इसमें अगर हम देखें तो एक तो ये एरिया का ये तो क्या होगा इस टाइप से फिल किए हुए हैं, तो ये क्या होगा, तो ये एरिया भी क्या हो गया हाफ, तो ये हाफ एरिया ये, और ये डिस्टेंस पूरी टोटल D थी तो D/2 ये D/2 ये उसमें सब गिवन है। तो पूछ रहा है इसका नेट कैपेसिटेंस, तो नेट कैपेसिटेंस के लिए क्या करें, आप इसका इफेक्टिव के निकाल लो। इफेक्टिव के कैसे निकलेगा, ये दोनों तो किस में हो जाएंगे, ये दोनों तो हो जाएंगे किस में सीरीज में, और ये सीरीज में निकालने के बाद फिर ये दोनों किस में आ जाएंगे पैरेलल में। तो पहले तो देखिए, पहले तो इन दोनों का क्या निकाल लो सीरीज, क्योंकि ये सीरीज में होंगे, और जब इन दोनों का एक आ जाएगा तो फिर ये और ये क्या हो जाएंगे पैरेलल में। तो सीरीज में इक्विवेलेंट सीरीज में इफेक्टिव के किससे आएगा हार्मोनिक मीन से, तो K1 और K2 का हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। क्लियर, ये आ गया। अब ये दोनों ये और ये इन दोनों का एक बन गया, इसका और इसका फिर क्या होगा ये किस में आएंगे पैरेलल में, और पैरेलल में इनका कॉम्बिनेशन किससे आएगा, इनका कॉम्बिनेशन आएगा अर्थमेटिक मीन से, और अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा दिस प्लस दिस बाई 2। तो देखिए तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। अब तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए अगर मैं बात करूँ तो देखिए इन दोनों का इक्विवेलेंट तो क्या आ गया 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 हार्मोनिक मीन से। अब दिस ये एक बन गया, इसका और इसका अगर हम देखें तो वो पैरेलल में है तो वो क्या आएगा अर्थमेटिक मीन, तो ये K डैश प्लस K3 डिवाइडेड बाई 2। तो K डैश कितना था 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इन दोनों का रिजल्टेंट, और फिर इसका रिजल्टेंट और इसका आपस में क्या हो जाएगा अर्थमेटिक मीन, तो दिस प्लस दिस बाई क्या हो जाएगा 2। तो 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 तो हो गया इसका प्लस K3 और बाई क्या कर देंगे 2। ये रिजल्टेंट आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चाहे ऐसे अब वो डिपेंड कर लेंगे किस मोड में हमें क्या दे रखा है, ऑप्शन में आंसर दे रखा है। तो ये फॉर्म हो गई। इसको और आप सोल्व करना चाहो तो क्या करेंगे, ये एल्स इसमें क्या था 2, तो 2 से क्या कर दीजिए आप 2 से क्या करिए इस 2 से क्या कर दो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 से क्या कर दीजिए, देखिए तो इसमें 2 से हम क्या करेंगे इस 2 को अलग अलग कर लीजिए, इसके अपॉन में 2 और इसके अपॉन में 2। तो इसके जब अपॉन में 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस ये क्या हो जाएगा K3/2। क्लियर, नेट तो नेट इक्विवेलेंट निकल गया, तो नेट कैपेसिटेंस तो आ ही जाएगा। तो C नेट क्या हो जाएगा C0 इंटू KE, और KE यही तो है। चलिए देखिए आर्टिकल नंबर 6 का C पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा देखें। ये कह रहा है व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T, जो T जो थिकनेस है वो प्लेटों के बीच का जो सेपरेशन है D उससे छोटी है और छोटी होगी तभी उसके अंदर आएगी, इज प्लेस्ड इन कैपेसिटर देन कैपेसिटी। ये कह रहा है हमने क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस कितनी है T वो पहले प्लेट कैपेसिटर के प्लेस कर दी, कैपेसिटर में क्या कर दी प्लेस्ड कर दी, तो पूछा उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, उस कैपेसिटर की अब कैपेसिटी क्या होगी। तो देखिए हमारे पास एक ये पहले प्लेट कैपेसिटर था, यहाँ पूरे में एयर भरी थी, सेपरेशन कितना था D, एरिया प्लेटों का कितना था A। अब हमने क्या रख दिया, इसमें एक स्लैब रख दी डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना K और जिसकी थिकनेस कितनी है T। ये पहले कितने एरिया में कितनी डिस्टेंस के लिए एयर थी, D डिस्टेंस के लिए एयर थी। अब हमने क्या कर दिया
टी थिकनेस के लिए हमने क्या रख दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एयर कितने सेपरेशन में रहेगी, अगर मैं एयर सेपरेशन देखूं तो डी माइनस क्या हो जाएगा, टी। टी वाला पार्ट क्या होगा, टी वाले पार्ट में एयर नहीं है, तो जो एयर सेपरेशन है वो कितना हो जाएगा, डी माइनस टी। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं, ये जब इसमें एयर थी तो इसका जो कैपेसिटेंस था सी नोट वो कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी था। मगर जैसे ही इसमें क्या रख दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी जिसकी थिकनेस कितनी है, टी। तो अब इसमें जो टोटल एयर सेपरेशन या एयर डिस्टेंस रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, डी माइनस क्या हो जाएगा, टी। इतने सेपरेशन में एयर होगी, बाकी में क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखिए, तो इसमें भी दो कैपेसिटर बन जाएंगे। एक कैपेसिटर तो किसका, एयर वाला, दिस प्लस दिस मिलकर एक कैपेसिटर एयर का, और एक क्या होगा, ये कैपेसिटर किसका बन जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो इतना कैपेसिटर मान लेंगे, एक कैपेसिटर तो ये टी थिकनेस का, और एक कैपेसिटर एयर वाला कितना हो जाएगा, डी माइनस टी। तो ये प्लेट आप बीच में रखो, इधर रख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी पोजीशन से कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसमें दो कैपेसिटर बन जाएंगे, एक तो एयर सेपरेशन का कैपेसिटर और एक बन जाएगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कैपेसिटर। तो दो कैपेसिटर होंगे, तो ये दोनों की कैपेसिटेंस एक बार C1 और एक को बोल दो C2। मगर ये होंगे किस में, अगर बात करें तो ये क्या कर रहे हैं, ये प्लेटों के पैरेलल में रखा जा रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या कह सकते हैं डिस्टेंस को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और डिस्टेंस को डिवाइड कर रहा है तो किसमें होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। चलिए, तो दो कैपेसिटर बन जाएंगे, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब का और एक एयर सेपरेशन का। तो C1 और C2 उनके अलग अलग कैपेसिटर होंगे, दोनों को कैलकुलेट करिए C1 और C2 को, और फिर क्या कर देंगे, उनका नेट निकाल देंगे। नेट कैसे निकलेगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन से, क्योंकि जो स्लैब है वो प्लेटों के पैरेलल रखी हुई है, या कह सकते हैं डिस्टेंस को डिवाइड कर रही है। चलिए, तो देखते हैं, अगर हम यहां बात करें तो इसमें क्या होगा, अगर हम देखें एयर सेपरेशन, तो देखिए टोटल एयर सेपरेशन कितना रह जाएगा, डी माइनस टी, क्योंकि पहले कितना था, डी। अब टी सेपरेशन में कौन आ गई, डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गई, तो डी माइनस टी क्या रह गया, एयर सेपरेशन। तो एयर वाला जो कैपेसिटेंस है वो कितना होगा, सी, उसे मैं बोल रहा हूँ C1, और वो कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी तो होता है, मगर अब एयर सेपरेशन डी नहीं, कितनी रह गई, डी माइनस टी रह गई। दूसरा, कैपेसिटी ऑफ मीडियम पार्ट, जो मीडियम पार्ट है मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, उसका एक कैपेसिटेंस होगा, उसकी कैपेसिटेंस कितनी कह रहे हैं, C2, तो वो कितनी होगी, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और डी है यहाँ पे क्या होगी, स्लैब की थिकनेस कितनी, टी। तो दो कैपेसिटर हो गए, एक एयर सेपरेशन का जिसका कैपेसिटेंस हो गया C1 कितना, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और डी कितनी होगी, डी माइनस टी। और एक कैपेसिटी हो गई किसकी, मीडियम पार्ट की या डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, वो कितनी होगी, उससे बोल रहा हूँ C2, और कितनी हो जाएगी, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और डी यहाँ सेपरेशन कितना होगा, जो थिकनेस है किसकी, स्लैब की, कितनी, टी। चलिए, अब दोनों का रिजल्टेंट निकालें, तो ये किस में होंगे, ये किस में हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो कैसे रिजल्टेंट निकलेगा इनका, अगर मैं बात करूं सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो देखिए, तो 1/C इक्विवेलेंट किससे आएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। अब C1 1/C1 था कितना, एप्सिलॉन नॉट, C कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, ठीक है। और वो C2 कितना था, एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी अपॉन टी, ये अपॉन में होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये बेटा किस में आएगा, अपॉन में, 1/1, और ये डी जब अपॉन में है तो ये क्या होगा, अगर हम बात करें अपॉन में है तो ये कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर। तो डी माइनस टी तो कहाँ पहुँच जाएगा, अप, डी माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और ये टी कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा टी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। क्लियर। अब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, तो देखिए, तो जो C नेट निकलेगा 1/C नेट, वो अगर सोल्व करें तो कितना आएगा, 1 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये सोल्व होके आ रहा है रिजल्टेंट। तो यहाँ से हम क्या करें, अगर हम इसको अपॉन में करें, क्योंकि मुझे 1/C नेट नहीं निकालना, मुझे C नेट निकालना, तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये वाली वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी, ऊपर, और ऊपर वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, नीचे। तो ये नेट जो होगा C नेट वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या होगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, जहां डी तो क्या है, एयर सेपरेशन, जो स्टार्टिंग एयर से टोटल प्लेटों के बीच का सेपरेशन डी, और टी क्या थी, थिकनेस ऑफ स्लैब, और प्लस के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब। तो ये जो सी नेट होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्लियर। अब देखिए, अगर हम बात करें इफ एन स्लैब आर इंसर्टेड देन, अगर हम क्या करें, इस टाइप की एन स्लैब रख दें। अभी तो हमने एक स्लैब रखी थी, अगर वो कह रहा है कि एन स्लैब में इसके अंदर क्या कर देता हूँ, प्लेस कर देता हूँ कैपेसिटर में। इफ एन स्लैब आर इंसर्टेड देन, तब जो नेट कैपेसिटेंस आएगा वो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में क्या होगा, डी। डी है टोटल सेपरेशन किनके, प्लेटों के बीच में।
तो d माइनस, अब ये क्या होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू कहाँ तक n तक, जितनी भी स्लैब रखी है उन सब की थिकनेस, और वो क्या होगी माइनस, देखो d माइनस टी है तो t की जगह क्या हो जाएगा, t की जगह हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, जितनी भी स्लैब रखी है उन सब स्लैब की थिकनेस का सम, और प्लस, फिर प्लस क्या है t अपॉन के, मतलब T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। जरूरी थोड़ी है कि हर एक थिकनेस, हर एक स्लैब की थिकनेस अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, हर एक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो बस क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के था आंसर। अगर एन स्लैब है तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू कहाँ तक Tn तक, और प्लस क्या होगा T1 अपॉन K1 T2 अपॉन K2 T3 अपॉन K3 अप टू कहाँ तक Tn अपॉन Kn तक। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देख लें इसके रिगार्डिंग तो हम क्या करें, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें। ये कह रहा है कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ स्लैब। जो इस टाइप का कैपेसिटर है जिसके अंदर हमने स्लैब पेस्ट कर दिया तो इस बात, उसकी जो कैपेसिटी है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि वो क्या है स्लैब की पोजीशन कहाँ है, वो स्लैब कहाँ रखी है। ठीक है, आप कहीं भी रखिए उसके अंदर, वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रही। तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ, कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ स्लैब। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द मटेरियल स्लैब, अगर मटेरियल जो स्लैब हमने रखी है, इफ ए मेटल स्लैब इज इंसर्टेड देन कैपेसिटी, ये कह रहा है कैपेसिटी ऑफ फॉर मेटल, ये कह सकते हैं कैपेसिटी फॉर मेटल्स। तो मेटल के लिए अगर हम बात करें तो मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाता है के। वो कह रहा है जो मैंने स्लैब रखी है अगर वो स्लैब किसकी हो जाए, मेटल की हो जाए, तो मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। तो रखिए जरा, तो फिर कैपेसिटी क्या निकल के आएगी। तो इस केस में C क्या था, स्लैब के केस में C इज इक्वल टू था C नॉट एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के था, और मेटल है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, या कह सकते हैं सिर्फ। तो C इज इक्वल टू क्या होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी। कहने का मतलब है कि जो एयर कैपेसिटर है सिर्फ वही बचेगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो उसके अंदर कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, इंड्यूस नहीं होगा तो उसके अंदर की कैपेसिटी क्या हो जाएगी 0, या कह सकते हैं मैंने अभी बताया था रिजल्टेंट किससे निकाला था हमने, दो कैपेसिटर बना के C1 और C2। C1 किसका था एयर सेपरेशन वाला कैपेसिटर और C2 किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला। तो इस केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला कैपेसिटर हट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी रह जाएगा। क्लियर होगी बात। चलिए, तो वैसे भी आप ये फॉर्मूला ध्यान रखो, अगर डाइलेक्ट्रिक मेटल है तो मेटल के लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी हो जाएगी तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बस क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी। एक और बड़े इंपॉर्टेंट बात देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ टू प्लेट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर दोनों प्लेटों को मैंने क्या कर दिया, किसी भी कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया, तो किसी भी अगर दोनों प्लेटों को कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि पूरे मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आ गया, मेटल आ गया, यानी कि पूरे मीडियम में क्या आ गया मेटल, और मेटल आ गया तो उस केस में जो के है वो कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, और के इनफाइनाइट हो जाएगा तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगी इन्फिनिटी हो जाएगी। तो एक बात ध्यान रखना है कि अगर किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेटों को कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, तो कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया तो समझ लो ऐसे हो गया जैसे कि पूरे मीडियम में क्या रख दिया हमने मेटल, और पूरे मीडियम में मेटल हो गया तो जो C है वो क्या हो जाएगा K टाइम्स हो जाएगा, और मेटल के लिए K क्या होता है इन्फिनिटी, और जब इन्फिनिटी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या कैपेसिटी क्या हो जाएगी इन्फिनिटी हो जाएगी। चलिए खैर, नोट पॉइंट का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये कह रहा है व्हेन ए मेटल फॉयल इज इंसर्टेड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन कैपेसिटी रिमेन अनचेंज्ड। वो कह रहा है दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर हम क्या रख दें, कोई मेटल की फॉयल रख दें, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो अनचेंज रहेगी, मतलब जो फॉयल है, फॉयल की जो कैपेसिटेंस है वो ऑलमोस्ट क्या रहती है 0। क्या होगा सुनिए, जो अगर हम क्या रखते हैं जब भी कोई स्लैब रखेंगे तो क्या होगा कैपेसिटेंस क्या होगा C इज इक्वल टू होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब मेटल की फॉयल है तो मेटल की फॉयल के लिए K तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो ये वाला पोर्शन तो हो जाएगा 0। अब बचा D माइनस टी वाला, और D माइनस टी वाला, मगर T क्या है, T ऑलमोस्ट 0 होगी क्योंकि हमने क्या रख रहे हैं फॉयल रख रहे हैं, फॉयल मतलब बहुत थिकनेस क्या होगी ना के बराबर, तो इस T को भी क्या मान सकते हैं ऑलमोस्ट 0, तो क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी हो जाएगा। तो कह सकते हैं तो कैपेसिटेंस पे कोई चेंज नहीं होगा, कैपेसिटेंस ऑलमोस्ट क्या रहेगा सेम। अगर हम क्या रख दें दो प्लेटों के बीच में कोई फॉयल रख दें, मगर फॉयल ऐसे ना रखी जाए कि दोनों प्लेटों को ज्वाइन कर दे। अगर दोनों प्लेटों को ज्वाइन कर दी मतलब फॉयल क्या होनी चाहिए,
फॉइल कैसे रखी होनी चाहिए, दोनों प्लेटों के पैरेलल। अगर दोनों प्लेटों के परपेंडिकुलर रख दी और वो दोनों प्लेटों को ज्वाइन कर गई तो फिर तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि दोनों प्लेटों कैपेसिटर की दोनों प्लेटों को हमने क्या कर दिया, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, और कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया तो उस केस में कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। क्लियर होगी बात। चलिए, तो कैसे, ये कौन सा कंडीशन है, जब फॉइल को हम क्या रख रहे हैं, पैरेलल रख रहे हैं किसके, या कह सकते हैं डिस्टेंस को डिवाइड कर रहे हैं। जब भी पोजीशन के बारे में ना बताया हो, मैंने आपको बताया, जब भी पोजीशन के बारे में ना बताया हो तो आप कैसे रखेंगे मीडियम को या फॉइल को कैसे रखेंगे, प्लेटों के पैरेलल, ठीक है, या कह सकते हैं ऐसे रखेंगे जिससे वो डिस्टेंस को क्या करे, डिवाइड करे। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, ये कह रहा है मैंने क्या करा, ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में मैंने क्या रख दिया, मेटल की एक फॉइल रख दी। इस मेटल की फॉइल के रखने से इसके कैपेसिटेंस पे ऑलमोस्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो अभी आपने देखा था कितना था, C=ε0A/d। मगर इस फॉइल को हमने क्या कर दिया, कंडक्टिंग वायर से, कोई सी जैसे फर्स्ट सेकंड प्लेट है, फर्स्ट प्लेट से इस मेटेलिक फॉइल को क्या कर दिया, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, और कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो देखिए क्या होगा, इसका जो प्लस चार्ज था वो सारा का सारा यहाँ भाग जाएगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और माइनस, इस पे तो माइनस था ही, तो ये सारा का सारा प्लस यहाँ से यहाँ भाग जाएगा। तो अब कैपेसिटर ये नहीं रह जाएगा, फिर कैपेसिटर ये हो जाएगा बस, ठीक है, और कैपेसिटर ये हो जाएगा। तो अब डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस कितनी थी, d, और अब डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, dy। आगे बात समझ में नहीं, तो अगर मेटल की फॉइल रखी तब तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मगर इस मेटल की फॉइल को अगर एक प्लेट से जोड़ दूं तो इस प्लेट का सारा चार्ज इस पर आ जाएगा, और अब कैपेसिटर ये प्लस माइनस का कैपेसिटर था, तो अब यहाँ का प्लस बात पहुंच गया यहाँ, तो कैपेसिटर ये बन जाएगा। तो अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाफ, और डिस्टेंस हाफ हो गई होगी तो कैपेसिटेंस क्या हो गया होगा, डबल। क्लियर होगी बात। चलिए, तो ये कह रहा है कि अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द फिगर व्हेन मेटेलिक फॉइल इज कनेक्टेड टू द पार्ट 1 या प्लेट 1, मेटेलिक फॉइल इज कनेक्टेड टू द प्लेट 1 देन कैपेसिटी बिकम्स डबल। तो कुछ केस में कैपेसिटी डबल आ जाएगी। क्यों हो जाएगी डबल, क्योंकि इस प्लेट का, फर्स्ट प्लेट का टोटल चार्ज कहाँ भाग जाएगा, इस मेटेलिक फॉइल पे, और मेटेलिक फॉइल पे प्लस चार्ज आने की वजह से अब कैपेसिटर ये रह जाएगा, और कैपेसिटर ये रह जाएगा तो अब डिस्टेंस क्या हो गई होगी, हाफ, और डिस्टेंस हाफ हो जाएगी तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डबल, क्योंकि कैपेसिटेंस डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली। तो देखिए, तो क्या पॉइंट कह रहा है ये, देयर इज नो कैपेसिटी, तो कह रहा है देयर इज नो कैपेसिटी फॉर्म्ड, ये कह रहा है देयर इज नो कैपेसिटर फॉर्म्ड बिटवीन कनेक्टेड फॉइल एंड प्लेट 1। तो ये कह रहा है प्लेट 1 और फॉइल के बीच में जो कनेक्टेड फॉइल है, ये फॉइल है और ये कनेक्टेड प्लेट है, प्लेट और फॉइल को कनेक्ट कर दिया तो इनके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं बनेगा, क्योंकि इसका जो चार्ज है वो सारा यहाँ भाग गया, तो इसकी इनर, इस वाली फेस पे और इस वाली फेस पे कोई चार्ज नहीं होगा, तो ये कैपेसिटर नहीं बनाएगा, सिर्फ ये कैपेसिटर बनाएगा। इस पे प्लस होगा, देखिए यहाँ होगा प्लस, और इस प्लेट पे क्या था, माइनस, यहाँ कोई चार्ज नहीं होगा तो यहाँ कैपेसिटर फॉर्म्ड नहीं होगा। तो कह रहा है देयर इज नो कैपेसिटर फॉर्म्ड बिटवीन कनेक्टेड फॉइल एंड प्लेट 1, बट ए न्यू कैपेसिटर विल फॉर्म्ड बिटवीन अदर प्लेट्स एंड मेटेलिक फॉइल फॉर विच सेपरेशन इज d/2। तो एक नया कैपेसिटर बन जाएगा फॉइल और दूसरी प्लेट के बीच में, जिसमें सेपरेशन क्या होगा, हाफ, सेपरेशन इज d/2, सो कैपेसिटी बिकम्स डबल, जिससे कैपेसिटी क्या आ जाएगी, डबल आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है व्हेन ए एच शेप्ड कंडक्टर इज इंसर्टेड इन पीसीसी देन कैपेसिटी। ये कह रहा है कि अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके अंदर मैं क्या रख दूं, एच शेप्ड का कोई कंडक्टर रख दूं, तब उसकी कैपेसिटी क्या होगी। तो देखिए, ये मेरे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके अंदर मैंने क्या करा, एच शेप्ड का एक कंडक्टर रख दिया जिसकी ये थिकनेस कितनी है, a, और ये प्लेटों के बीच में सेपरेशन d था। तो अब मैं क्या करूंगा, अब ये कंडक्टर मैंने रख दिया, तो कंडक्टर रखने का मतलब इस तरीके से समझो कि पूरी कंडक्टर स्लैब रख दी। ये कंडक्टर रखो या कंडक्टर का कोई होलो स्फीयर रखो, कोई होलो स्लैब रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सरफेस पूरी कंडक्टिंग हो गई, तो बस अब अंदर कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ कैपेसिटर क्या होगा, ऐसे समझो कि ये क्या है, कंडक्टिंग स्लैब रख दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कंडक्टर है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या माना जाएगा इसका, k=∞, और k=∞ माना जाएगा तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, एक तरीके से अब जीरो, सिर्फ किसका बचेगा, एयर वाला कैपेसिटेंस बचेगा, और एयर वाली सेपरेशन कितनी हो जाएगी, d - a। तो टोटल
यूजफुल एयर डिस्टेंस, तो यहाँ पे सिर्फ कौन यूजफुल रहेगी, एयर डिस्टेंस रहेगी। तो टोटल यूजफुल एयर सेपरेशन वो कितनी होगी, डी माइनस ए। तो जो कैपेसिटेंस क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस ए। या इससे आगे रखूँ स्लैब का वाला फॉर्मूला, तो प्लस ए अपॉन के, और के क्या होगा, कंडक्टर है तो क्या होगा इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो सिर्फ क्या होगा, जब भी कोई कंडक्टर स्लैब रख दो, मतलब मेटेलिक स्लैब रख दो या मेटल का कोई भी होलो इस टाइप की स्ट्रक्चर का कोई सिस्टम रख दो, तो ओवरऑल क्या माना जाएगा, वो सॉलिड हो या होलो हो एक तरीके का ही कैपेसिटर आएगा। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। ये सॉलिड स्लैब रख देता है एक थिकनेस की, या कोई एस शेप का, इस टाइप से मैंने क्या रख दिया, एस शेप का। ये आपस में कनेक्ट होने चाहिए भाई। अगर ये कनेक्ट नहीं होगा तो फिर तो ये एक छोटी सी क्या मानी जाएगी, फॉइल मानी जाएगी। ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्ट हुई, इसलिए क्या कर दिया, इनको मैंने एच शेप्ड बोला है। और ये एच शेप का जो कंडक्टर है बिल्कुल ऐसे करेगा जैसे कोई सॉलिड कंडक्टर की स्लैब रख दी हो, कितने थिकनेस की, एक ही, बिल्कुल उसी तरह काम करेगा ये। चलिए, तो फाइनल जो कैपेसिटर है वो सिर्फ किसका रह जाएगा, एयर सेपरेशन वाला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत ही सुंदर प्रॉब्लम है ये, इस टाइप की। ये क्या है, देखिए कैसी प्रॉब्लम है, सुनिए। इसको क्या कह रहा है, ये कह रहा है कैपेसिटी ऑफ ए एयर फिल्ड कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ ए एयर फिल्ड पीपीसी इज 100 माइक्रोफैरड। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो एयर फिल्ड है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 100 माइक्रोफैरड। इफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस कितनी, डी माइनस टी। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है डी माइनस टी, टी नहीं है। उनने क्या, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी नहीं, डी माइनस टी। एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 5, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 is inserted in the capacitor, then capacitance may be। तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, ये कह रहा है जब एयर फिल्ड था तब तो कैपेसिटेंस कितनी थी भैया, 100 माइक्रोफैरड। जब इसमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया जिसका कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 5 है, और कितने थिकनेस में रखा है, डी माइनस टी के थिकनेस में, टोटल डी में नहीं रखा है। अगर तो कह रहा है कैपेसिटेंस बताइए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं दे रखी, तो ऐसे सोचना पड़ेगा जब एयर फील्ड था तब तो कैपेसिटेंस कितना था, 100। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 5, अगर ये 5 वाला मैं पूरे के पूरे सेपरेशन में रख दूं, डी माइनस टी में न रखूं, पूरे कैपेसिटर के अंदर कंप्लीटली कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 वाले मीडियम से फिल कर दूं, तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा, और के कितना है, 5, तो 5 टाइम्स हो जाएगा सी का, कितना हो जाएगा, 100 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, 500। तो मैक्सिमम तो कितना हो सकता है, 500, और मिनिमम कितना है, मिनिमम तो कब होगा, जब एयर सेपरेशन है, कितना, 100, और मैक्सिमम कब होगा, जब कंप्लीट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा जाए, तो वो कितना हो जाएगा, 500। अब वो कंप्लीट में नहीं रखा, कुछ पार्ट में रखा, अब ये पार्ट कितना है ये नहीं पता, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मालूम, ठीक है, ये तो अननोन वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो मैं कैलकुलेशन कर लेता। तो एग्जैक्ट आंसर निकालना इस क्वेश्चन का इंपॉसिबल बात है। तो आप क्या फंडा लगाएंगे कि मिनिमम कितना हो सकता है, 100, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 500। 500 कब, जब कंप्लीट क्या कर दूंगा, डायलेक्ट पूरे एरिया में क्या कर दूंगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर दूंगा, ठीक है। तो मिनिमम कितना होगा, 100, और मैक्सिमम कितना होगा, 500। हमने कंप्लीट में नहीं रखा, तो इसका मतलब 100 से तो ज्यादा है और 500 से क्या होगा, कम। तो 100 से ज्यादा वाला आंसर और 500 से कम वाला एक ही आंसर होगा, जो भी आंसर 100 से ज्यादा हो और 500 से छोटा हो वही आंसर होगा। ये 100 है तो 100 से ज्यादा होना चाहिए, ये 500 है 500 से कम होना चाहिए, 80 क्या है, 100 से कम है तो 100 से ज्यादा होना चाहिए, और 280 क्या होगा, ये 100 से ज्यादा और 500 से कम, तो यही आंसर है। तो इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। आगे बात समझ नहीं, अगर आप फॉर्मूले को पकड़ने भाग जाओगे इसमें तो बस खत्म हो गई कहानी, फिर आपसे क्वेश्चन नहीं होता। तो थोड़ा सा दिमाग रखिए कि एयर सेपरेशन है तो मिनिमम कैपेसिटेंस होगा, और फुल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फुल मीडियम रख दिया, फुल एरिया में मीडियम रख दिया है तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो मिनिमम था इसमें 100, मैक्सिमम था कितना, 500। तो उसके बीच में उन्होंने कहा कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका 5 है, वो डी माइनस टी थिकनेस में रखा है, मतलब कंप्लीट में नहीं रखा, कुछ कम में रखा है। तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो 100 से तो ज़्यादा होगा, एयर वाले से तो ज़्यादा होगा, मगर फुल मीडियम वाले से कम होगा। तो उसके बीच में जो भी आंसर है वही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन, एएमयू में आया हुआ है ये 2010 में। ये कह रहा है कैपेसिटी ऑफ एयर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सी, ठीक। इफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस कितनी, 3d/4 मतलब 75%, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना k इज यूज्ड इन द कैपेसिटर, introduced in the capacitor, then find out its new capacity। तो इसकी नई कैपेसिटी बतानी है, तो यहां पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा, C इज इक्वल टू होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K।
तो इसमें हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, तो हमें जो नया सी डैश निकालना है, तो जो सी डैश आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब डी टी है कितनी, 3d/4, तो 3d/4 प्लस टी की वैल्यू फिर वही 3d/4 है, अपॉन में क्या है के। बस इसे सोल्व करेंगे, यहाँ से सोल्व करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, डी हम क्या करें, डी कॉमन ले लें, तो डी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, देखिए डी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ कितना बचेगा, 1 माइनस कितना है ये, डी माइनस 3d/4 को अगर मैं सोल्व करूं तो d/4 बचेगा। अब d/4 और प्लस 3d/4 के, तो d कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1/4 और यहाँ बचेगा 3/4 के। बस इसे सोल्व कर लो। एलसीएम इसमें कितना आ जाएगा, 4k आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4k। तो बस इसको अब तो सोल्व कर लेंगे आप। तो यहाँ से सी डैश कितना है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सी इनिशियल सी या सी नॉट, वो कितना हो जाएगा 4k/k+3। क्लियर होगी बात। देखिए, और एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये कह रहा है हमारे पास एक कैपेसिटर का अरेंजमेंट है। क्या है जी, कैपेसिटर का अरेंजमेंट क्या है, ये इस टाइप से कि सी इस सेगमेंट में कितने हैं, सी एक एलिमेंट, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है सी, इसमें 2 लगे हैं, इसमें कितने 4, फिर आगे कितने लगे हैं 8, फिर आगे लगे हैं 16। हर बार हर एक एलिमेंट में नंबर ऑफ कैपेसिटेंस क्या होते जा रहे हैं, डबल। 1 से कितने हो गए 2, 2 से कितने हो गए 4, 4 से कितने हो गए 8। इस टाइप से ये अरेंजमेंट कहाँ तक चला, इन्फिनिटी तक चला, और इसे ए पॉइंट कह दिया और इसे क्या कह दिया इधर बी पॉइंट, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक चल गए। तो कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए ए और बी के बीच में। तो देखिए, इसका अगर मैं देखूं तो ये कैपेसिटेंस कितना है सी, इसकी मैं बात करूं तो इनका इक्विवेलेंट कितना है, सीरीज में है तो कितना हो जाएगा C/2, ये चारों के चारों सीरीज में तो कितना आ जाएगा C/4, और ये फिर आपस में किस में होंगे, पैरेलल में, तो पैरेलल में जुड़ते जाएंगे। तो देखिए C प्लस C/2 प्लस कितना C/4 प्लस C/8 प्लस C/16, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा इसका हो गया C, इसका हो गया C/2, इसका हो गया C/4, ऐसे आएगा C/8 C/16, और ये सब किस में है, पैरेलल में, तो जुड़ते जाएंगे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा ए और के बीच में, C प्लस C/2 प्लस C/4 प्लस C/8 अप टू डेट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और ये क्या है, ये GP बनती दिखाई दे रही है, और GP का सम कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो GP का इनफाइनाइट सम क्या होता है, A/1 - R, जहाँ पे A होती है पहली टर्म्स और R क्या होता है सेकंड, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से क्या करिए, डिवाइड। तो देखिए C को अगर मैं C/2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, हाफ। क्लियर होगी बात। चलिए तो रख लीजिए इन्फिनिटी सम GP का क्या होगा, तो इन्फिनिटी सम GP का होगा A/1 - R, जहाँ A क्या होता है फर्स्ट टर्म, वो तो हो गई C, और 1 माइनस सेकेंड टर्म क्या होगी, अब वो ये R किससे होगा, R क्या करेंगे आप, सेकेंड टर्म को किससे डिवाइड कर दें, फर्स्ट से, सेकेंड टर्म्स को फर्स्ट से डिवाइड कर दें, तो C से C कटेगा, कितना आएगा 1/2। यहाँ से सोल्व करें 1 माइनस 1/2, तो कितना होगा 1/2, और 1/2 का 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो आंसर कितना आ गया 2C। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जब भी GP का इनफाइनाइट सम निकालना हो, GP का इनफाइनाइट सम निकालना हो तो उसे कैलकुलेट मत करिए, वो हमेशा क्या आता है, फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म होगी उसका 2 टाइम्स आता है। जितनी भी ये फर्स्ट टर्म है, जितनी ये फर्स्ट टर्म है, ये कह लो फर्स्ट को छोड़ के बाकी जितनी भी टर्म्स बचेंगी उनका सम इस फर्स्ट टर्म्स के इक्वल आएगा। तो C तो ये, और C पूरी बाकी बची हुई, तो C प्लस C कितना हो जाएगा 2C। तो ध्यान रखिए GP की अगर कोई इनफाइनाइट सम है तो फर्स्ट टर्म का क्या कर दीजिए, ट्वाइस। फर्स्ट टर्म्स का जो ट्वाइस है वही क्या कहलाता है, इनफाइनाइट GP सम कहलाता है। नेक्स्ट, अगर कोई भी बच्चा मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है पर्सनली तो वो कांटेक्ट कर सकता है 8218612398। थैंक्स।